नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे जिस तरीके से 8 जिलों में 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा और अब इस निवेश को धरातल पर लाने का काम योगी सरकार करती हुई नजर आ रही है। तो निवेश को धरातल पर उतारने में योगी सरकार जुट चुकी है और 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को अब जमीन पर योगी सरकार लाती हुई नजर आएगी। और देश के आकांक्षात्मक जिलों में से 8 उत्तर प्रदेश के जिले हैं तो 100 आकांक्षात्मक जिलों में से 8 यूपी के जिले चयनित किए गए हैं। सोनभद्र, चंदौली, सिद्धार्थनगर, बहराइच में बड़े पैमाने पर निवेश होगा। इसके साथ ही फतेहपुर, श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा। तो यूपी में निवेश का एक मेगा प्लान तैयार हो चुका है जिसको धरातल पर लाने का काम भी योगी सरकार कर रही है, जिसके लिए जल्द ही अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भी आयोजन होगा। आपको बता दें कि साल 2018 में एक बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। इस दौरान कहा गया कि 2017 से 18 के बीच में 4,12,000 करोड़ का निवेश सिर्फ और सिर्फ यूपी में हुआ। वहीं 2022 से लेकर अब तक निवेश सारथी पोर्टल ऐप पर अपडेट जानकारी के मुताबिक 39.5 लाख करोड़ का निवेश अभी तक यूपी में किया गया है और 29,000 निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त किए गए हैं। वह अब निवेश प्रस्ताव जो प्राप्त किए गए हैं और जो निवेश यूपी में आए हैं अब उसे धरातल पर उतारने के लिए योगी सरकार तैयार हो चुकी है, जिसके लिए प्लान पूरी तरीके से बन चुका है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार योगी सरकार यूपी में निवेश बढ़ाने का काम कर रही है। जो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाती है कि इनके शासनकाल में युवा बेरोजगार हुए हैं। अब युवाओं को रोजगार दिए जाने का काम भी एक बार फिर से योगी सरकार करती हुई नजर आएगी, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले निवेश धरातल पर उतरता हुआ नजर आएगा। जो निवेश अभी तक यूपी सरकार को मिला है अब वो धरातल पर मिलेगा और 8 जिले ऐसे चयनित किए गए हैं जिन पर अब काम जमीनी स्तर पर करता हुआ दिखाया जाएगा। तो निवेश तो जोरदार हो रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या इस निवेश से युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश की तो बहार यूपी में देखने को मिल रही है और योगी सरकार लगातार उस निवेश को धरातल पर उतारने के लिए तैयार भी हो चुकी है। धरातल पर उतारने के लिए प्लान भी तैयार हो चुका है, जिसके ठीक बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होगा। आपको बता दें कि साल 2023 में भी 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, जिसमें 40 देशों से ज्यादा विदेशी डेलीगेट्स इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। इस दौरान यूपी को बड़े पैमाने पर निवेश मिला था। अब उसी निवेश को धरातल पर उतारे जाने की तैयारी है और जिसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार का जो एक्शन प्लान है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। लेकिन योगी सरकार ने 2018 में जो यूपी इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था उसमें 4.28 लाख करोड़ रुपए के 1045 निवेश प्राप्त किए थे। इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सरकार की तरफ से 2018 में तकरीबन 3 बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। 2023 का भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी में आयोजित हुआ और 3 दिवसीय ये समिट था, जिसको अब जो निवेश उस दौरान योगी सरकार को मिला था अब उसको धरातल पर लाने का काम लगातार किया जाएगा, जिसके लिए योगी सरकार पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। लेकिन योगी सरकार ये जो धरातल पर सारे इन्वेस्टमेंट उतार रही है इससे युवाओं का कितना फायदा होगा, आज इन तमाम बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा करेंगे और साथ ही आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि निवेश के बाद कितना बदला हुआ यूपी नजर आएगा और 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का जो एक लक्ष्य स्थापित किया गया है यूपी की इकोनॉमी को लेकर, क्या निवेश धरातल पर उतरने से ये लक्ष्य हासिल करना और आसान होगा। आज इसी बड़े सवाल पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ अनिल प्रताप सिंह नेता सपा जुड़ चुके हैं। केसी जैन नेता बीजेपी के इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। वही अब से थोड़ी देर में सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत केसी जैन जी से करते हुए, केसी जैन जी, अब तो निवेश को धरातल पर उतारने की तैयारी है, क्या एक्शन प्लान है, किस तरीके से निवेश धरातल पर उतरेंगे, विपक्षी दल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए मुस्कान जी, लगातार प्रदेश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं और उसका प्रतिफल भी लगातार दिखाई दे रहा है। पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर के योगी सरकार आई और उस पर काफी बड़ी सफलता मिली। तो जो जहां पर है, जहां पर जिन चीजों की सुविधाएं हैं, कच्चा माल जहां पर उपलब्ध है, जहां पर उसके
कारीगर उपलब्ध है जो उसमें महारत हासिल है, वो चाहे फिरोजाबाद का चूड़ी कारखाना हो, चाहे अलीगढ़ का ताला कारखाने रहे हो, वहाँ के भदोही का कानून उद्योग हो, इस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे सरकार ने विशेष ध्यान दिया और स्वरोजगार को प्रेरित करते हुए 10 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था उसके अंतर्गत की गई, जो कि जिसपे एक बड़ी सब्सिडी भी रखी गई कि जो लोग इस तरीके का रोजगार कर रहे हैं उनको बड़ी सब्सिडी मिले और उसके लिए लगातार रोजगार मेला लगा करके उनको कैसे आसानी से माल वो अपना कहाँ बेच सकते हैं, कहाँ निर्यात कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कैसे निर्यात कर सकते हैं, लखनऊ का चिकन उद्योग हो, तो इन सारी चीजों पे ध्यान सरकार ने दिया। अब क्या है कि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो इन चीजों में लगाने के साथ साथ अपनी फैक्ट्रियां, अपनी कंपनियां भी यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं और जो प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें भी बढ़ चढ़ करके भागीदारी ले रहे हैं। देखिए ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं अभी क्रियान्वयन के लिए, उसमें खास करके सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट और सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें चुने गए हैं। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होना है और 1,00,000 करोड़ रुपए का, तो कुल मिलाकर के लगभग 86,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट तो सीधे सीधे केवल और केवल सोनभद्र में हो रहा है। देखिए तमाम सारे ऐसे क्षेत्र जिनको अभी तक माना जाता था कि ये नक्सली एरिया है या यहाँ पर जो है इस तरीके के क्षेत्र हैं जहाँ पे गुंडा राज कायम है, माफिया राज कायम है या यहाँ पे लूटपाट होती है, इस तरीके से जो दस्त सरगना जहाँ पाए जाते, इस तरीके से जो क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। लेकिन अब क्या है, आज की डेट में ये परसेप्शन बदला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है और उसका परिणाम ये रहा है कि लगातार इन्वेस्टर्स इन सारे क्षेत्रों में लगातार आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो देखिए ये किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का लगातार कायाकल्प हो रहा है और इनमें जो बड़े प्रोजेक्ट लगने हैं उसमें नई विद्युत परियोजनाएं लगनी है और साथ ही साथ कई सारी कंपनियां ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी यहाँ पर आ रही हैं, जो आगे और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो OMU साइन हुआ है। साथ में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, मोबाइल के क्षेत्र में, फार्मेसी के क्षेत्र में और जो दवा के बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने उनमें भी है, मेडिकल के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें लगातार कंपनियां अपनी भागीदारी कर रही है। उन्होंने OMU साइन किया है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो प्रदेश सरकार ने पहली बात तो इस तरीके का माहौल बनाया कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर्षित हो, शांतिपूर्ण माहौल और उद्योगों को करने लायक माहौल और इन्वेस्ट के लिए उनको अच्छी जगह उपलब्ध कराना, साथ ही साथ उनके आयात निर्यात की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, वहां पर जमीन उपलब्ध कराना। तो इन सारी चीजों को लेकर के जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है उसका ये परिणाम सामने आया है कि लगातार इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। और रही बात रोजगार की, बिल्कुल अगर कोई फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री के लिए अगर कोई फॉरेन कंपनी है, कोई अमेरिका की कंपनी है, कोई स्विट्जरलैंड की, कोई जर्मनी की है, तो वो यहाँ पे लेबर लेकर के नहीं आएगी। लेबर का मतलब मैनेजर से लेकर के वहां पर और चपरासी तक और साथ ही साथ जो निर्यातक है और जो व्हीकल यूज होंगे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, जो उनका आयात निर्यात होगा, वो सारा की सारा काम तो यहीं के लोग करेंगे ना। तो बिल्कुल इन्वेस्ट वो करेंगे और उससे बड़ी संख्या में केसी जैन जी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज का लगेगा लेकिन रोजगार जो है वो युवाओं को मिलेगा। रविंद्र प्रताप जी, साफ तौर पर 1,00,000 करोड़ का जो निवेश किया गया है अलग अलग कंपनीज के द्वारा, अब वो धरातल पर उतरता हुआ नजर आएगा। लेकिन केसी जैन जी तर्क दे रहे हैं कि अब यूपी सरकार ने तमाम सुविधाएं मुहैया कराई हैं जिस वजह से यूपी को इतने बड़े पैमाने पर निवेश मिल रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपने ये सारी सर्विसेज नहीं दी थी क्या? हमने उत्तर प्रदेश को टेल्को दिया है, हमने उत्तर प्रदेश को TCS दिया जी, हमने उत्तर प्रदेश में IT हब बनाया, सब बंद कर दिया इन लोगों ने। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार देना था तो टेल्को क्यों नहीं चल रहा है, IT हब क्यों नहीं चल रहा है, TCS क्यों वापस जाने लग गई थी, HCL का प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये तो ये बताएंगे। इससे उत्तर प्रदेश सरकार की 1-2 कंपनियां थी, स्कूटर इंडिया लिमिटेड और अपट्रॉन, ये भारत की सबसे पुरानी कंपनियां थी, उसको ये क्यों नहीं चलवा पाई, ये बताएंगे।
अब इन्वेस्टर समिति जो आप बता रही है जी, वो एक जुमला है। अगर किसी दिन अमित शाह जी से पूछेगा तो कहेंगे जुमला था, बता रहा हूं कैसे। ये 4 इन्वेस्टर समिति करा चुके हैं जी। आंकड़े बोलने में भी बड़ी मेहनत पड़ती है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट देख ले तो विकसित पैमाने पे उत्तर प्रदेश 22वें स्थान पे है। 4 इन्वेस्टर समिति करने के बाद में पैसा आया कि नहीं आएगा ये तो ये बताएंगे कि एमयू तो हम आप मिलके कितना भी कर ले, ये तो बता देती है नीति आयोग। जो पैमाना देती है वो बताती है कि गरीबी में उत्तर प्रदेश अंतिम में 3 स्थान पे है। इतने बड़े इन्वेस्टर समिति के बाद अभी आपने बताया कहाँ कहाँ कनाडा वनाडा कहाँ से लोग आ गए। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र की 14,666 रुपया प्रति व्यक्ति है। भयंकर इन्वेस्टमेंट आने के बाद भी उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 6,000 रुपया लगभग प्रति व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए देश में और विदेश में सबसे ज्यादा विस्थापन होता है। इसका मतलब जो इन्होंने इन्वेस्टर समिति से पैसे लगाए और इंडस्ट्री स्थापित किए उसमें ये रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। औद्योगिकरण में हम पहले 10 राज्यों में भी नहीं आते हैं। इसका मतलब इन्होंने उद्योग लगाए ही नहीं। ये तो भारत सरकार का आंकड़ा है। सबसे ज्यादा कर्ज उत्तर प्रदेश सरकार पे है 3500 राज्यों में। इतना बड़ा उद्योग लगा के इन्वेस्टर समिति से अपना कर्ज भी नहीं दे पा रहे हैं, वापस कर पा रहे हैं। अब इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री लगा दिया इन्होंने, सामान्य जनता के लिए भी जो अभी भारत उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग आंकड़े आते हैं कि 2000 मेगाटन से 4000 मेगाटन की प्रतिदिन बिजली की कमी है। अगर इतनी बिजली की कमी है तो ये 33 लाख करोड़ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो गया? उससे पहले 3 इन्वेस्टमेंट हुए, कहाँ हो गया? ठीक है। अब हमारे मित्र जो है भारतीय जनता पार्टी के बता रहे थे ओडीओपी, सबसे ज्यादा ओडीओपी महत्वपूर्ण था सहारनपुर का लकड़ी का, बंद हो गया। मुख्यमंत्री जी के बगल में 2 बड़े उद्योग थे, एक बखिरा में था फूल के बर्तनों का, बरहज देवरिया में एक स्थान है खांडसारी का, बंद हो गया। बगल में ही खलीलाबाद है, वहां पर हैंडलूम, बाद में पावरलूम का सबसे बड़ा उद्योग था ओडीओपी में, वो भी बंद हो गया। ठीक है। कालीन के बारे में बता रहे थे तो प्रधानमंत्री जी बता के गए थे बुनकरों की स्थिति अच्छी हो जाएगी जी। मऊ, आजमगढ़, बनारस और बनारस से कट के एक और जिला बना है, तो ये कालीन उद्योग के क्षेत्र थे, बंद हो गए जी। तो ये सारे फिगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है रविंद्र जी, आपके आरोपों पर जवाब भी लेना बहुत जरूरी है। क्या सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है? मैं अपनी टीम से पूछूंगी। ठीक है, सुधा मिश्रा जी अभी भी जुड़ी नहीं है, उनसे दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए केसी जैन जी, रविंद्र प्रताप जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो हमारे पुराने उद्योग थे उनको तो आप बचा नहीं पाए और आप नए उद्योगों की बात कर रहे हैं। 2017 से लगातार यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कई बार आयोजित हुए, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ नजर नहीं आया और आप अभी बात कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए मुस्कान जी, अभी समाजवादी पार्टी के साथी आरोप लगा रहे थे कि भाजपा आंकड़ों की बाजीगिरी करती है। आंकड़ों की बाजीगिरी कौन कर रहा है ये बिल्कुल सामने। अभी इन्होंने बिजली की बात की कि बिजली की कमी है। बिजली समाजवादी पार्टी सरकार में केवल 5 जिलों में बिजली आती थी और बाकी जिलों में क्या स्थिति थी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतनी हाय तौबा होती थी बिजली को लेकर के। ऐसा कोई जिला नहीं था, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं था, ऐसा कोई तहसील नहीं था जहां पे हाय तौबा ना हो। अब बिजली की कितनी आपूर्ति हो रही है किसी से छुपा हुआ नहीं है। 22 घंटे बिजली शहरों में और ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर 20 घंटे बिजली आ रही है और जो महानगर है वहां पे तो 24 घंटे बिजली आ रही है। चलिए ठीक है, बिजली आ रही है, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना कि कैसे कि लगातार बोल रहे हैं कि आप पुराने उद्योग तो बचा नहीं पाए, नए उद्योग लगा के क्या हासिल होगा? मैं उन्हीं प्रश्नों का ही जवाब दे रहा हूँ, कोई अलग की बात नहीं कर रहा हूँ जी। देखिए जहां तक रोजगार की बात ये कर रहे हैं या पुराने उद्योगों को बंद होने की बात कर रहे हैं, तो देखिए लगातार जो ओडीओपी पे इन्होंने अभी प्रश्न लगाया कि यहाँ का ये बंद हो गया, वहां का वो बंद हो गया। उत्तर प्रदेश में
जब से ये ओडीओपी की शुरुआत की गई है 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है, 1 करोड़ लोगों को, और लगभग 10 लाख लोगों ने ओडीओपी के माध्यम से उस पर जो सब्सिडी वाला 10 लाख रुपए का लोन है, 10 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने उस पर लोन प्राप्त किया है, सब्सिडी वाला लोन, जिसमें 25 से लेके 50% उस लोन पे सब्सिडी भी होती है। ठीक है। तो ये पता नहीं कौन सा आंकड़ा रख रहे हैं, कहाँ का आंकड़ा रख रहे हैं। देखिए, और जो चीज जनता जो अनुभव करती है उन्हीं के अनुसार जनता निर्णय लेती है। जनता खुशहाल है, आप तो किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हो चुके आप विपक्ष में। और अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, तो आपके समय में तो इतनी गुंडागर्दी थी, इतनी अव्यवस्था थी कि आप एक भी इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में करा पाए क्या? एक भी इन्वेस्टर समिट आप उत्तर प्रदेश में नहीं करा पाए। कहीं वेस्ट बंगाल में जाके कराते थे, कहीं दिल्ली में कराते थे, और आपने 1-2 इन्वेस्टर समिट तो बाहर विदेश में जाकर के की, मौज मस्ती के लिए। करोड़ों करोड़ रुपए आप अपने मंत्रियों को, अपने कार्यकर्ताओं को ले जा करके उनके रहने खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से करवा करके करोड़ों करोड़ रुपए की चपत उत्तर प्रदेश के खजाने को लगाई। और आप कह रहे हैं इंडेक्स में यहाँ पर है, इंडेक्स में वहां पर है। लगातार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश डेवलप कर रहा है, चिकन उद्योग आज उत्तर प्रदेश का कहां पर है? आप देखिए कितने प्रदेशों में इसका जो है आज ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और साथ ही साथ कि मलियाबाद का आम है, आप देखिए किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसकी कितनी किस्में ट्रांसपोर्ट हो रही है, नंबर 1 पे काम हो रहा है। आपने अलीगढ़ के ताले की कोई बात नहीं की, किस प्रकार से उस उद्योग को बढ़ाया गया। और जो 10 लाख लोग हैं जिन्होंने इस पैसे को लेकर के अपने कारखाने लगाए, एक एक कारखाने में 100-100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ये कारखाने कहाँ चल रहे हैं? धरातल पे नहीं है। तो ये कैसे काम हो रहा है? और जो लोग रोजगार कर रहे हैं वो अपना पूरा डाटा रख रहे हैं सरकार के सामने। सरकार लोन उपलब्ध ऐसे नहीं कराती है, सरकार सारी चीजें, सारा डाटा भी कलेक्ट करती है। और वहां के जिले के डीएम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है निगरानी के लिए कि किस जिले में कितने लोगों को ओडीओपी के अंतर्गत लोन उपलब्ध कराया गया, कारखाने स्थापित किए गए और काम कर रहे हैं, कितना उनका निर्यात है, कितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं। कोई हवा में चीजें नहीं है, लेकिन इसका सारा काम, सारी जिम्मेदारी जिले के जिलाधिकारियों को सौंपी गई है कि वो किस तरीके से इन कामों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। और आप कह रहे हैं कि ना तो बिजली का उत्पादन है, लोग अंधेले में रह रहे हैं, ना तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। आपने रोजगार की बात चुनाव में भी की। आप अपने सरकार में 2012 से लेके 2017 तक ये सरकारी आंकड़ा जिसकी आप बात कर रहे हैं, मात्र 2.5 लाख लोगों को आपने रोजगार दिया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 5.5 लाख लोगों को रोजगार दिया 2012 से लेके 2017 के सरकार के कंपैरिजन में, 17 से लेकर के 22 की सरकार में। ठीक है। तो इन चीजों को आप क्यों नहीं बता रहे कि आपने कितनों को रोजगार दिया? हमने कितनों को रोजगार दिया। और ये तो सरकारी क्षेत्र में लगा जो डायरेक्ट नौकरियां दी गई है उनका डाटा 5.5 करोड़ का है। 1 करोड़ लोगों को तो हमने स्वरोजगार के माध्यम से लोन उपलब्ध करा करके और उनको रोजगार उपलब्ध करा करके इस तरीके से रोजगार दिए। अभी भी देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोजगार के सर्टिफिकेट अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में लगातार बांट रहे हैं कि जिन लोगों को नौकरियां दी गई हैं उनको लगातार सर्टिफिकेट मिल रहे हैं कि आपने यहाँ पर इन चीजों की ज्वाइनिंग की। उस पर भी ये प्रश्न उठाते हैं कि अब चुनाव आ गया इसलिए नौकरियों के सर्टिफिकेट बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के जिन्होंने कोई काम नहीं किया है वो तो केवल और केवल बुराई गिराएंगे, लेकिन इनके पास इस बात का जवाब नहीं है आखिर किस बात का डर था कि इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे थे। ठीक है, आपके आरोपों पर जवाब लेते हैं कि ठीक है, आपके आरोपों पर जवाब लेते हैं। रविंद्र जी, आप भी तो सरकारी आंकड़ा दिखा रहे हैं, केसी जैन जी ने भी कहा कि सरकारी आंकड़ा तो मेरे पास है, इनके शासनकाल में महज 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है, और आपने क्यों इन्वेस्टर समिट यूपी में नहीं की? रविंद्र जी, करा पाए थे। सरकारी आंकड़ा जो है विकास का और नीति आयोग देती है जी, पीएम नहीं देता, वो सरकारें अपने आंकड़ा जो नहीं रविंद्र जी, वो ये कह रहे हैं कि डेटा कलेक्ट करना डीएम की जिम्मेदारी है, वो डेटा फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। केसी जैन जी ये कह रहे हैं। वो कुछ भी कह रहे हैं, नीति आयोग करता है, देना प्रदेश सरकार को पड़ता है। ठीक है, अगर जितनी सारी बातें इन्होंने कहा अगर ये सही थी तो नीति आयोग ने कुल विकास के मानकों में उत्तर प्रदेश को 28 जिलों में से 22वां जिला, उत्तर प्रदेश को 28 राज्यों में से 22वां राज्य क्यों रखा, ये जाके नीति आयोग से पूछे, ये हमारा विषय नहीं है। ठीक है। आरबीआई ने रिपोर्ट दिया कि 5,65,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश में उधार है, जो प्रति व्यक्ति 26,000
26,000 करोड़ रुपया आता है। ये रविंद्र जी, क्या इसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है क्या? अगर लोगों पे कर्ज बढ़ रहा है तो इसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है क्या? इससे पहले और भी सरकारें थी। कर्ज 1, 2 या 5 सालों में इतना बड़ा नहीं होता है। मैं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको जी। तो ये आरबीआई कह रहे हैं कि आंकड़ा 5.65 लाख करोड़ से बढ़ के 7.84 लाख करोड़ हो सकता है। आप बिजली के उत्पादन के बारे में बताइए। अब जब जो सरकार रहेगी उससे यही पूछा जाएगा, आप ये नहीं कर सकती है और उसके बाद में अंग्रेजों के टाइम पे हम इतने गरीब क्यों थे? अगर ऐसा है तो 17वीं शताब्दी में भारत पूरे देश की जीडीपी का, पूरे दुनिया के जीडीपी का 25% भारत से जाता था। क्या उससे हम काउंट करेंगे क्या? अब तो भारत का कंट्रीब्यूशन 3% भी नहीं है। क्यों लोग डरते थे इन्वेस्ट करने में? 25% था पहले तो। इस प्रकार का जो आंकड़ा बताने के हेरफेर करने लग जाते हैं, उनके बाद जवाब नहीं। इन्होंने टेल्को पे कुछ नहीं बोला, और आंकड़ों में भी इन्होंने टीसीएस पे कुछ नहीं बोला, एचसीएल पे कुछ नहीं बोला, स्कूटर इंडिया पे नहीं बोला, ड्रोन पे नहीं बोला। इस पर तो अगर बोलना पड़ेगा अपनी सुविधा के इनको दे दिए। बिजली की बात कर रहे थे। बिजली छोड़िए रविंद्र जी, आप ये बताइए कि आपके शासनकाल में इन्वेस्टर समिट कितनी बार हुई यूपी में? वो पूछ रहे हैं कि हमने तो कम से कम करा, इसका जिक्र आपने भी किया कि 4 बार हुआ है। मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इन्वेस्टर समिट की शुरुआत माननीय अखिलेश जी ने किया था। एक तो इन्वेस्टर समिट किया था, एक पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन उत्तर प्रदेश में आगरा में बैठक हुई थी। तो भारत के जितने लोग विदेश में रहते हैं, उसके अंदर डर था, पति हैं उसके अंदर या बड़े बड़े नेता हैं, उन सबका ये जो कार्यक्रम तो हम लोगों ने किया। अब हमसे नहीं पूछा जाएगा। अब आप 6.5 साल हो गए, अभी आपने 3.5 साल और रहना है, 4.5 साल और रहना है। समिट किया, ठीक है। 4 इन्वेस्टर समिट करने के बाद इतना सारा ओडी ओपी फिर इन्होंने रिपीट कर दिया उसी को। तो प्रति व्यक्ति आय जो भारत सरकार जारी करती है संसद में कि 5,000 कुछ मतलब लगभग 6,000 प्रति व्यक्ति ही क्यों है? चीनी मिलें क्यों बंद हो गई? चीनी मिलें चालू हो रही कि बंद हो रही? नेहरू जी ने बंद कर दिया था। तो 6.5 साल से आप क्या कर रहे थे? कितना उत्पादन आपके समय में था चीनी का? और इतना पैसा लेके आया 22 लाख करोड़ का बकाया छोड़ करके इनका बजट भी नहीं है, जिसका भुगतान इनका हमने बजट किया है 6,90,000 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट कितना? 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया। बजट का कहीं गुना ज्यादा। उसको हमारी सरकार आने के बाद वो भुगतान हुआ 22,000 करोड़ रुपए का। नीति आयोग कहता है कि हम कर्ज में मालूम है कि नहीं मालूम है? 3रे स्थान पे हैं। आपने चीनी मिलों की बात की, 22,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज क्यों छोड़ करके गए थे? ठीक है, केसीएन जी रुकिए, ना रोजगार दे पा रहे हैं। तो रविंद्र जी, आप सदन के अंदर ये बात उठाइए ना। जब सदन के अंदर मौका मिलता है तो आप लोग जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाते हैं। आप उठाइए मुखर होके, पूछिए उनसे, स्पष्टीकरण मांगिए, आपका हक है। ये बातें सदन में ही आई हैं। ये मैं सदन में मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। ये जो आंकड़े हैं लोकसभा से हैं ज्यादातर। अरे तो विधानसभा में इसका स्पष्टीकरण मांगिए। आप तो मुख्य विपक्षी दल है भाई, आप तो बिल्कुल मांग सकते हैं कि आप जवाब दीजिए हमको। चलिए, आपको बता दे रहे हैं, विधानसभा के सत्र का हाल बता दे रहे हैं। विधानसभा का सत्र लगभग 1 महीना चलना चाहिए। आप एक चीज का जवाब दीजिए। जब से ये सरकार बनी है, ये विषय है, डिबेट 10 दिन भी नहीं चलता है। रविंद्र जी छोड़िए ना, जितने भी दिन चल रहा है मुद्दे को डिरेल है। क्या आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जवाब मांगा इनसे सदन के अंदर? मैंने तो ये हमारे एक विधायक ने इसमें श्वेत पत्र जारी करने को कहा था। और वो विधायक ही नहीं है, मुख्य सचेतक भी हैं, मनोज पांडे जी। आप मुद्दे से भाग रहे हैं तो आप ये बताइए ना कि इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में आपने क्यों नहीं होता है? क्या श्वेत पत्र होता है कि सरकार वाकई रूप से जो कुछ लिख के देगी फिर उससे भाग नहीं सकती है। क्या बात? तो श्वेत पत्र की मांग किया था। अच्छा रविंद्र जी, आप लोग लगातार जिक्र करते हैं ना कि आप लोग बेरोजगारों के साथ हमेशा खड़े हैं। अब तो यूपी सरकार कह रही है कि हम धरातल पर पूरा निवेश लाने को तैयार है, तो आप उनके साथ खड़े हो जाइए। तो बेरोजगार लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ हम लगातार हैं। पिछले 2 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है। अभी हमने नौकरी दिया था बेटियों को कॉल सेंटर्स में, उनको इन लोगों ने भगा दिया। उनसे कहा 30 दिन की नौकरी करिए, तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो इनका तो यही चरित्र है कि 30 दिन नौकरी कराएंगे बच्चियों से।
ठीक है केसी जैन जी, और अगर उसके सवाल जिस का तस यही बना हुआ है कि कैसे रोजगार देंगे आप, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा? युवा तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पे। देखिए प्रदर्शन होते रहे हैं, प्रदर्शन हमेशा होते रहेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही नौकरियां दी जाएंगी। सारे लोगों को एक साथ तो नौकरी नहीं दे दी जाएगी। अगर सारे लोगों को एक साथ नौकरी दे दी जाए या सारे काम एक पंचवर्षीय में हो जाए तो उसके बाद में विधानसभा को हमेशा के लिए भंग कर दिया जाए कि सारे काम तो समाप्त हो गए, अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। अरे कैसे जैन, जब तो 5 साल से ज्यादा हो गया है, अब तो 5 साल से ज्यादा हो गया आपको। नहीं तो हमने जो काम किया उस काम का अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में गए। पहले उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे थे, आज कितने एक्सप्रेसवे हैं? गोरखपुर एक्सप्रेसवे किसने बना करके खड़ा किया? मेट्रो को ये आधा अधूरा बनाए थे, मेट्रो को पूरा करने का काम किसने किया? आज कई जिलों में मेट्रो का काम चल रहा है। तो ऐसे में अगर जो भी काम होगा तो उसमें लोगों की तो आवश्यकता होगी। कोई भी कंपनी हो, अगर कहीं पे कोई कंपनी स्थापित हो रही है तो उसमें लोगों की आवश्यकता तो होगी। और वो काम करने के लिए लोग कहाँ से आएंगे? उत्तर प्रदेश से आएंगे काम करने के लिए। लेकिन ये एक चीज नहीं बता पाए जिस पर पूरी डिबेट केंद्रित है कि आप एक भी इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करा पाए, क्यों नहीं कराया? ये बड़ा विषय है। इन्वेस्टर समिट में भी करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, इन्होंने भी खर्च किए हैं। अगर वो इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में हुई होती तो वो पैसा यहाँ के लोगों को मिला होता कम से कम। वो चाहे सजावट का पैसा हो, लोगों को आने जाने की व्यवस्था हो, लोगों के रुकने की व्यवस्था हो, होटल में रुकने की व्यवस्था हो, ये पैसा कम से कम यहाँ के लोगों को मिला होता। जो पैसा करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किया, लेकिन ये फॉरेन में जाकर के इन्वेस्टर समिट करते हैं और उसके परिणाम क्या हुए? धरातल पे कितना इन्वेस्टर समिट उतार पाए? केवल और केवल घूमने के लिए, ऐशो आराम के लिए, मौज मस्ती के लिए अपने विधायकों, अपने मंत्रियों को बैठाल करके प्लेन से लेकर के चले गए विदेश इन्वेस्टर समिट के नाम पर, और वो अपने पूरे परिवार से गए, बीवी बच्चों के साथ गए, वहां मौज मस्ती की, चले आए। इन्होंने क्या दिया उत्तर प्रदेश को? और रोजगार की बार बार सिर्फ बात करते हैं कि 30 दिन का रोजगार, 20 दिन का रोजगार, 10 दिन का रोजगार। अरे हमने एक डाटा रखा आपके सामने, आप तो पूरा डाटा रख रहे हैं कि भाई हमने 5.5 लाख रोजगार 2017 से लेके 22 तक की सरकार में रखे, और आप तो पूरे 17 से लेके जो आपकी 12 से 17 तक 5 साल की सरकार थी, आपने 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये दोनों डाटा सरकारी है, हमारा भी और आपका भी। तो हम आपसे 2 गुना काम कर रहे हैं जनता के बीच में, आप इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? बिजली की बात आई, वो भी आप नहीं मानने को तैयार है। चलिए केसी जैन जी, 1,00,000 करोड़ का आप निवेश कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी निवेश करने वाली है क्योंकि अब तो इन्वेस्टर्स भी तैयार है। कितनी परियोजनाएं देखने को मिलेंगी धरातल पे? क्या ब्यौरा तैयार किया है आपने? बिल्कुल अलग अलग जिलों में, जिन जिलों में जिन चीजों की सुविधाएं हैं, हमने आपसे पहले ही बताया, जहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध है, जहाँ पे अच्छे कारीगर है उस क्षेत्र से जुड़े हुए, वहां पर उन चीजों को ओडीओपी के माध्यम के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स कंपनियां आ रही हैं और कंपनियां जिन जिन चीजों को स्थापित कर रही हैं, फार्मेसी के क्षेत्र में बड़ा उद्योग के रूप में उत्तर प्रदेश उभर करके सामने आने वाला है। बहुत सारी फार्मेसी कंपनियां यहाँ पर अपने दवा उद्योग के लिए कारखाने लगाने वाली है और उसके लिए जगह भी चिन्हित की गई है और जगह उनको उपलब्ध कराने के लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं कि कौन सी जगह कहाँ के लिए सुटेबल रहेगी। साथ ही साथ उनको पानी की व्यवस्था, उनको आवास की, वहाँ पे जो कर्मचारी होंगे, जो वहाँ पे काम करने वाले होंगे, उनके लिए व्यवस्था, इन सारी चीजों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, आयात निर्यात की व्यवस्था, इन सारी चीजों की सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार इन्वेस्टर्स को दे रही है। इसके कारण इन्वेस्टर्स लगातार आकर्षित हो रहे हैं। और सबसे मेन चीज फिर वही बात कि जो गुंडागर्दी का माहौल था, जो वसूली थी ना, जो गुंडा टैक्स वसूला जाता था कि आप यहाँ पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है रविंद्र प्रताप जी, 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है कि यूपी की इकोनॉमी इतनी होगी। वाकई लगता है कि ये प्रयासों से इकोनॉमी इतनी हो पाएगी क्या? बिल्कुल होगी। देखिए अगर हो जाए चीजें होती हैं, ठीक है, कैसे स्वागत करेंगे। ठीक है रविंद्र जी, यदि हो जाता है तो हम स्वागत करेंगे, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे परिचित उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में ना करने किसान की आय दुगनी होगी, 15 लाख रुपए आएंगे, तो ये जुमला था, ऐसा करके ना किनारे हो जाए। क्योंकि अब तक जो बात है ये इतिहास में जीने लगते हैं। अखिलेश जी ने नहीं किया, नेहरू जी ने नहीं किया, फिर अंग्रेजों ने नहीं किया, तो इतिहास में जीने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने 6.5 साल की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जो हमने श्वेत पत्र मांगा सदन में,
मुख्य सचेतक के माध्यम से, तो आपने क्यों नहीं दिया? पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए बहुत पैसा आ रहा है आपके पास में, बहुत पैसा आ रहा है, तो आप इन्हीं में से एक इन्वेस्टर से कह दिए होते कि स्कूटर इंडिया चालू कर लो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे। एक इन्वेस्टर से कह दिए होते अपट्रॉन चालू कर दो, पूरा इन्वेस्टमेंट है वहां पे। टाटा ने सबसे ज्यादा पैसा दिया था जब कोविड आया था, तो उनसे कहते भैया टेलको अपना फिर से चालू कर दो। सर ये चीजें दिखाई पड़ती कि आप कुछ कर रहे हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, तो 5 जिले बता दें, आप एक कंपनी की ओडीओपी वाले, और वहां से कितना आयात निर्यात हो गया, और 5 बड़ी कंपनियां बता दें उत्तर प्रदेश में आ गई हो। मैं बता दे रहा हूँ आपको एक कंपनी का, रामदेव जी 16 बार प्रयास कर चुके हैं 2000 एकड़ जमीन लेके इन्वेस्टमेंट करने का, आज तक नहीं मैटरलाइज हुआ। तो अगर आपका यही रिकॉर्ड है, तो भारतीय जनता पार्टी में अपनी बात रोक दे रहा हूँ कि 5 कंपनी बता दे जो विदेश की आके यहाँ लग गई हो, और 5 ओडीओपी वाले जिले बता दें, और उसका आयात निर्यात बता दें। मैं चुप हो जा रहा हूं। ना उन्हें, वो लगातार आपसे सवाल कर रहे हैं, बता दीजिए जो 2017 से अभी 23 तक लगी हुई यूपी में विदेशी कंपनियां। नहीं, देखिए वो बहुत सारी कंपनियां लगातार काम कर रही हैं। हमने बताया मोबाइल के क्षेत्र में कौन सी कंपनियां हैं, क्या इनको नहीं पता है क्या? ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कौन सी कंपनियां, इनको नहीं पता है क्या? तो ये लेकिन केसी जैन से हमारे दर्शक नहीं जानते हैं ना, दर्शक बड़े भोले हैं हमारे। केसी जैन साहब, दर्शक बहुत भोले हैं हमारे, दर्शकों को नहीं पता है। नहीं, देखिए जो चीजें हैं वो सबके सामने है। और अभी इन्होंने बात की कि आप जो है जुमले लेकर के आते हैं, नोटबंदी लेकर के आते हैं, आप जीएसटी लेकर के आते हैं, इन्हीं सारे मुद्दों पे लगातार घूमते रहे। विकास का इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनसे सिर्फ और सिर्फ नौकरी की बात की कि आपने कितनी नौकरियां दी है, जवाब नहीं दे पाए उसका। इनसे हमने पूछा कि आप जिन चीनी मिलों की बात कर रहे हैं, 22,000 करोड़ रुपए किसानों का बकाया क्यों छोड़ करके गए, तो भुगतान नहीं किया आपने, उसका जवाब नहीं है इनके पास में। तो जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया वो क्या बताएंगे? केवल और केवल भ्रष्टाचार करते रहे। तमाम सारे लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी गए। आपको याद होगा कि यही रिवर फ्रंट योजना में इन्होंने 5-5 लाख के फव्वारे लगा दिए, और इन्हीं की सरकार में गायब भी हो गए। 5-5 लाख रुपए के फव्वारे, 50-50 लाख का एक फव्वारा इन्होंने लगा दिया गोमती नदी में, और वो गायब भी हो गया रातों रात। इधर लगा अरे केसी जैन जी, हर एक मुद्दे को रिवर फ्रंट से क्यों जोड़ना? कब तक रिवर फ्रंट की बात करेंगे? कब तक रिवर फ्रंट के नाम पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहेंगे भाई? क्या दशा है? चलिए ठीक है, खैर धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल जस का तस यूं ही बरकरार है, क्या इतने बड़े पैमाने पर जब यूपी में निवेश आएगा तो क्या वाकई युवाओं को रोजगार मिलेगा? इसका सवाल शायद किसी के पास नहीं था, क्योंकि हमारा जो मुद्दा था वो इसी के इर्द गिर्द था कि इतने बड़े पैमाने पर 1 लाख करोड़ इतने बड़े स्तर पर यूपी के 8 जिलों में निवेश किया जाएगा, जिसके लिए एक रोड प्लान तैयार हो चुका है। लेकिन युवाओं को इसका कितना लाभ मिलेगा ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार चुनाव नजदीक है और ये लगातार कहा जाता है कि युवाओं को रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। पार्टी चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन मैनिफेस्टो में एक बात जो हर बार सबसे कॉमन देखने को मिलती है वो होती है युवाओं को रोजगार। अब इस बार युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि लगातार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि यूपी में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा। 1 लाख करोड़ का निवेश सिर्फ यूपी के 8 जिलों में किया जाएगा, और इनमें से ज्यादातर जिले पूर्वांचल के हैं। अब पूर्वांचल में जिस तरीके से नए प्लांट लगेंगे, नई कंपनियां बनेंगी, इससे युवाओं को कितना रोजगार मिलेगा, युवाओं को कितना लाभ मिलेगा? क्योंकि अगर हम अपने देश की भविष्य की बात करें तो कहा जाता है कि युवा हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन कहते हैं। उस बैकबोन को किस तरीके से मजबूती मिलेगी, अब ये देखना बहुत जरूरी है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।